हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्लस 2 का टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के अंदर जो चीज़ें हम आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा डिस्कस कर लेंगे वो होगा हमारे पास मिरर्स का केस, और जो प्लेन सरफेसेस हैं उसमें जो रिफ्रैक्शन हुई है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मिरर्स में आप लोगों ने घर में पहले भी देखा होगा कि आपके घर में 3 टाइप के मिरर्स जनरली यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से मिरर्स आप लोग यूज़ करते हो। देखिए, जब आप सुबह तैयार होके जाते हो कहीं पे भी, या पेरेंट्स जैसे ऑफिस जाते हैं, तो जो व्यूइंग के लिए आप मिरर्स यूज़ कर रहे हो, तैयार होने के लिए यूज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल प्लेन मिरर्स हैं। और जब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हो और गाड़ी में आप पीछे वाले सीट पे या पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको देखने के लिए जो मिरर्स यूज़ किए जाते हैं वो हल्के से कर्व्ड होते हैं, वो कन्वेक्स मिरर्स हैं। जो शेविंग के लिए मिरर्स यूज़ किए जाते हैं वो कनकेव मिरर्स हैं। तो मिरर्स की ही सबसे पहले बात करते हैं कि उनकी इमेजेस कहाँ बनेगी, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो कहाँ कहाँ पे इमेज बनती है, इमेजेस का क्या क्राइटेरिया रहता है, कब वर्चुअल हैं कब रियल हैं। तो इन सारी बातों में हम डिस्कस करेंगे आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि प्लेन मिरर वो है जिसमें हम तैयार होते हैं, जैसे हमने तैयार होने के लिए कोई मिरर यूज़ किया तो वो प्लेन मिरर है। कर्व मिरर्स में मैंने कहा कि कॉन्वेक्स ड्राइवर्स का मिरर है, कनकेव शेविंग मिरर है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर्स के बारे में। तो प्लेन मिरर्स में यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी। देखिए, इस ऑब्जेक्ट से आपने रे ऑफ लाइट स्टार्ट की, वापस आ गई ये रे ऑफ लाइट, यहाँ से रे ऑफ लाइट स्टार्ट की और वापस आ गई रिफ्लेक्ट होने के बाद। एंगल ऑफ इंसिडेंस और अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम। ये ए डैश बी डैश क्या बनी, इसकी इमेज। तो मैं कहूँगा कि ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। और ये इमेज अगर आप देखिए तो कैसी बनती है, इमेज बनती है भैया बिहाइंड मिरर। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी बात है कि ये इमेज बनती है कैसी, वर्चुअल बनती है। आप वहाँ जाके देखिए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर एक्चुअल में जो रे डायग्राम है उसको आपको एक्सटेंड बैकवर्ड करना पड़ता है ताकि आप ए डैश बी डैश को ऑब्टेन कर सकें। एक और चीज़, ये बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल बनती है, पर साथ ही साथ ये लेटरली इन्वर्टेड बनती है। अगर मैं कहूँ कि लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, तो लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो राइट हैंड है आपका वो आपको लेफ्ट हैंड के तौर पे नजर आएगा। जैसे ये राइट हैंड है तो मिरर में जब आप इसी राइट हैंड को देखोगे, अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो इमेज का ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड उठाया जा रहा है। ठीक है, तो लिटरली इन्वर्टेड है यानी लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट हो जाता है। जो मैग्निफिकेशन है यानी कि ये कंपेयर करना कि भैया जो साइज है इमेज का वो बढ़ तो नहीं गया, तो आंसर है बच्चों की साइज इमेज का बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर रहता है। एम की वैल्यू हमेशा के लिए लिखा जाता है +1 के बराबर है। बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और उसका साइज बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें पूछा जाता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया कि हमारे पास एक लेटर दिया गया है कोई भी, और उसको हमने देखना कैसे है कि उसकी इमेज है जो मिरर के अंदर वो कैसे नजर आएगी। तो बेटा एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक पेज है। आप एक काम कीजिए, एक पेज ले लीजिए, उस पेज के ऊपर जैसे ये लेटर लिखा हुआ है HOX, उसको लिख दीजिए। आप किसी भी पेज के ऊपर एक लेटर लिख दीजिए HOX। जब आप उसे पेज को अब पलट लीजिए, ठीक है, पलटने के बाद जो ऑर्डर आपको लेटर्स का मिलेगा वही ऑर्डर आपको इमेज का मिलेगा। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई के टाइम के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर घड़ी की सुई के टाइम देखें, आप सोचो कि यहाँ पे 9 बज रहे हैं। ठीक है, पर जब आप इसको मिरर में देखोगे तो आपको 3 बजते हुए नजर आएंगे। उसको भी ऐसे ही करना है आपने। एक सिंपल सी थ्रू वाला पेपर लीजिए जिसमें पेपर की थिकनेस बहुत कम हो, उसमें ज़ोर से पेन ऐसे रगड़ दीजिए और उसके अंदर जो भी घड़ी का टाइम आपको बोला गया है वो बना लीजिए, और उसके बाद उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद जो आपको इमेज नज़र आएगी वही एक्चुअल में मिरर के अंदर आने वाला टाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और सवाल इसमें मिरर्स के ऊपर आता है कि अगर एक पर्सन है जिसकी हाइट h है, उसको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की हाइट कितनी होगी? तो मिरर की हाइट बेटा h/2 होगी। इसमें और एक खास बात कि मिरर की हाइट है जो वो पर्सन के सर के हिसाब से रखे हुए मिरर के हिसाब से आती है, और अगर वो इस ढंग से रखा हुआ है कि पर्सन की सर के बराबर रखा है और यहाँ पे हाइट उसकी h/2 है, तो पर्सन अपनी पूरी इमेज को देख सकता है। ठीक है बेटा, अगर मिरर की हाइट h/2 से कम है तो क्या होगा? तो पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज नहीं देख पाएगा। तो उस केस में कितनी इमेज उसको नजर आएगी? ये ध्यान रखना होगा कि उसकी जो सर है उससे नीचे कितना मिरर का हिस्सा आ रहा है, और यही हमारे पास बेसिकली काम का हिस्सा है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो यही वाला है जो उसके सर के बिल्कुल नीचे आ रहा है। इस केस में हम देख सकते हैं कि पर्सन की हाइट कितनी है बेटा? 2 मीटर। मिरर की हाइट कितनी है? 0.6 और 0.2 0.8 मीटर। और देख सकते हैं हम हाइट ऑफ मिरर है जो वो लेस देन है किससे? हाइट ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय 2 से। तो इमेज जो नज़र आएगी इसमें, ऐसा नहीं कि इमेज बिल्कुल नहीं नज़र आएगी, इमेज नज़र आएगी, पर वो उस इमेज की जो ओवरऑल हाइट नज़र आएगी वो आएगी 2y के बराबर। यानी वो हिस्सा जो नीचे आ रहा है उसके सर के। तो इस केस में कितना आ गया? 2 × 0.2 कितना आ जाएगा बेटा? 0.4 मीटर। आपको कि इस केस में क्या छत नजर आएगी? हाँ, इस केस में पर्सन को छत नजर आएगी और पैर नजर नहीं आएंगे। इस केस में क्या है? नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में भी अगर आप देखो तो हमारे पास हाइट है जो पर्सन की वो कितनी दी गई है बेटा? 2 मीटर। तो कितने का मिरर उसको पूरी हाइट को देख सकता है? तो मिरर पूरी हाइट को जो देख सकता है वो 1 मीटर का ही मिरर हो सकता है। यहाँ पे मैंने कहा कि 0.5 ऊपर है और यहाँ पे 0.2 नीचे है, तो मिरर की जो टोटल हाइट है वो 0.7 मीटर है जो कि h/2 से कम है। यानी हाइट ऑफ मिरर इस केस में भी h/2 से कम आ गई। तो इसमें जो इमेज देखी जा सकती है वो मिड से जो पोर्शन ऊपर है उस पोर्शन को देखिए, तो वो कितना आ गया? 2 × y डैश 2 × 0.5, यानी जो इमेज नज़र आएगी वो 1 मीटर की इमेज नज़र आएगी। हाँ, इस केस में हमें छत नहीं नज़र आएगी, हो सकता है हमें इसके पैर नज़र आते हों। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, बट ये पर्टिकुलर पर्सन को पूरी की पूरी हाइट अपनी नज़र नहीं आएगी। चलिए, ये बात तो समझ आ गई, आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी मैं आपको कहता हूँ कि आगे बढ़ जाएं या इस पूरे जो आपने डिस्कस किया एक बार स्क्रीन के ऊपर, तो आपको क्या करना होता है जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो? मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपको वहाँ पे पॉज करना है रिकॉर्डेड लेक्चर को। मैं साइड हटता हूँ जैसे, तो आपने यहाँ पे आके इसको पॉज करके सारी चीज़ को दोबारा पढ़ने के बाद इसको नोट करना है, उसके बाद ही आपने नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर जाना है। ये है तरीका पढ़ने का अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि पर्सन है जो वो कहीं पे रूम के बीच में खड़ा है, ठीक है, और उसके पीछे एक दीवार है और उसको पर्सन को अपने आगे एक मिरर लगा के उस दीवार को देखना है। तो चलिए देखते हैं कि भाई कितना का मिरर चाहिए। अगर पर्सन की हाइट h है तो जो दीवार की हाइट है, जो मिरर की हाइट उसे चाहिए वो ईटा टाइम्स h ईटा + 1 है। अब आपको कि ईटा क्या है? ईटा वो फ्रैक्शन है इस लेंथ की जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी पूरी लेंथ अगर जैसे 10 मीटर है और पर्सन खड़ा है मिडल ऑफ रूम में, तो ईटा कितना हो गया? हाफ ऑफ 10 यानी कि 5 मीटर्स। ठीक है बेटा, तो जैसे इस केस में मैं एक बात आपको कह दूं कि पर्सन एग्जैक्टली मिडल में खड़ा है। जैसे मैंने मिडल में कहा तो ईटा की वैल्यू हाफ लिख दी ना मैंने, तो हाफ इंटू h, हाफ + 1, तो ये कितना आ गया? 1/3, यानी h/3 पर्सन की मिरर की हाइट h/3 होनी चाहिए अगर उसने वॉल को देखना है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस कि पर्सन है जो वो मूव करता है मिरर की तरफ और मिरर भी मूव करता है। देखिए बहुत बढ़िया। तो इस केस में आप यूँ समझ लीजिए कि अगर पर्सन पर्सन मूव करता है मिरर की तरफ
आप ये मान लीजिए कि पर्सन मूव करता है मिरर की तरफ और मिरर नहीं मूव करता, तो इमेज मिरर की तरफ मूव करेगी। इस बात में एक बात तो तय है कि यहाँ पे अगर डिस्टेंस d है तो इमेज भी कितने डिस्टेंस के ऊपर होती है, शुरू में d डिस्टेंस के ऊपर ही होती है। दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू मिरर है जो, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू मिरर मिल जाएगा। बहुत शानदार बढ़िया कहानी। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आपको मिरर 2 बार लिखा जा रहा है ना, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है भाई हमें। तो आप एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज को इधर ले आओ, ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये उधर जाके बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद रखें। वैसे मैं तो चाहता हूं कि आप ऊपर वाला ही केस याद रखें। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि अगर जैसे मैं कह दूं कि मिरर की वेलोसिटी खुद की 0 है, आपने मान लिया कि मिरर की वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज है जो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी किसके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की। मैं एक एग्जांपल के साथ इस बात को शुरू कर सकता हूं, पर उससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर ये मिरर के पैरेलली ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है इधर को मूव करता है, ये डिस्टेंस बेटा मान लीजिए 3 मीटर्स है, तो इमेज भी कितने डिस्टेंस के ऊपर चलती हुई आपको नजर आएगी, जो इमेज ऑब्जेक्ट दोनों कितने मीटर के ऊपर चलती हुई नजर आएगी बेटा, वो भी 3 मीटर्स के ऊपर ही आपको ये चलती हुई नजर आएगी ऊपर को। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है विद रेफरेंस टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू मिरर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में बिल्कुल सेम टू सेम है, वाई डायरेक्शन में बिल्कुल सेम है, एक्स डायरेक्शन में जरूर फर्क पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट कीजिए और देखिए कि आपको क्या बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप क्वेश्चन में दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप इसको यूज कीजिए कि जो पर्सन है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू L/4। लीजिए यहाँ पे खड़ा हुआ है और आपने पता करना है अब क्या है, बेसिकली ईटा की वैल्यू इसमें क्या आ गई है, 1/4 आ गई है। तो आपको पता करना है कि हाइट ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो आप आसानी से पता लग सकते हैं, ये 1/4h हो जाएगा, ये 1/4 + 1, आप अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े बच्चों। ये लीजिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमें कहा गया कि वही पुराने वाले जो केस है उसको हमने आगे डिस्कस किया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज न्यूमेरिकल के तौर पे। हमें कहा गया कि भैया वेलोसिटी ऑफ इमेज आप पता करके बताइए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज है क्या। देखो भाई ऐसा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू मिरर है जो, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू मिरर। ठीक हो गया यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, हमें फाइंड आउट तो करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट बेटा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया यहाँ पे, और बेटा मिरर की वेलोसिटी देखो कितनी है, 3i हेड कह सकते हैं क्योंकि वो राइट की तरफ जा रहा है ना। तो VO कितना है, VO तो सॉरी मिरर की वेलोसिटी है 2i हेड, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। ये वेलोसिटी है 2i हेड और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है हमारे पास 3i हेड, है ना, और मिरर की वेलोसिटी फिर वहां से क्या है 2i हेड। अगर अब आप इसको गौर से देखो बेटा तो vi की वैल्यू, ये 2i इधर आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया देखिए 3i में से माइनस कर दीजिए आप i को, तो ये i रह गया, तो ये कितना रह गया i।
यानी कि कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किधर को जाती हुई नजर आएगी, आपको राइट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन हो गया कि जो इमेज है इसके रेफरेंस में भी हमें राइट को ही जाती हुई नजर आएगी, ठीक है। विद रेफरेंस टू मिरर नहीं है, ध्यान रखना, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द इमेज है। चलिए अगला केस देखते हैं। यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है जो उसको वेक्टर वाइज बताया गया है कि वो ये 5 cos 37 लिख सकते हैं, जो 4/5 लिखने के बाद ये आ गया 4i + 3j। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट देखना है हमने। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x डायरेक्शन इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यही देखो बेटा, हमने लास्ट टाइम कहा था, ये x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, 2 टाइम। मिरर की वेलोसिटी क्या है x डायरेक्शन की? अगर हम मिरर की वेलोसिटी x डायरेक्शन की देखें तो वो 1 मीटर पर सेकेंड है। भैया ये तो आ गया 1i हैट, माइनस इसमें से करना है क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं भाई। ये आ गया हमारे पास कितना है x डायरेक्शन में, ये है 4i है। ये कितना आ गया -2i है। जबकि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y डायरेक्शन वही सेम है जो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द y डायरेक्शन है, जो कितना है 3i हैट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल इमेज की जो वेलोसिटी है वो आपके पास -2i हैट + 3j हैट है। सॉरी, ये j हैट है बेटा, इसको j हैट लिख लेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से आप फाइनली वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस इन प्लेन मिरर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन खुद अपने एंड पे करके देखिए। मैं एक सवाल दे देता हूँ आपको यहाँ पे, इस सवाल को आप लोग खुद ट्राई कीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है बेटा, ये मिरर जा रहा है इस डायरेक्शन में। चलिए उल्टा, अब मिरर को ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं। ये मिरर जा रहा है इधर को 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो इधर को आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इमेज की वेलोसिटी बताओ, तो ये आपका क्वेश्चन है फॉर होमवर्क, ठीक है। आप इसमें ट्राई करके देखिए कि आपसे होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो आप इस पूरे पोर्शन को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। चलें आगे बढ़े। अब आ जाइए, देखिए एक नया क्वेश्चन आपको दिया जाता है। यहाँ पे हमें कहा गया कि पर्सन है वो पैरेलल टू मिरर चल रहा है। पैरेलल टू मिरर चलने का मतलब समझते हो बेटा? पैरेलल टू मिरर चलने का मतलब ये हुआ कि ये पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे लोग खड़े हैं, मैं कहता हूँ इस पूरी रेंज में लोग खड़े हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस d है। पहली बात तो ये कि अगर ये पर्सन के लिए रे डायग्राम बनाया जाए कि इसकी इमेज कहाँ कहाँ पे व्यू की जा सकती है, कब से व्यू करनी शुरू करेंगे, तो यहाँ से मिरर शुरू होता है, सपोज कर लीजिए। तो यहाँ से इसकी इमेज, ये रे डायग्राम यहाँ पे आना शुरू हो गया, यानी इसकी इमेज इधर से व्यू की जा सकती है। और ध्यान रखो कि ये वाली इमेज यहाँ बन रही होगी P', ठीक है। अब दूसरा रे डायग्राम शुरू कर सकते हैं। यहाँ से ये रे शुरू हुई, यहाँ तक गई। सपोज कीजिए थोड़ा स्ट्रेट लाइन के तौर पे बनाता हूँ इसको मैं। चलिए इसको 1 मिनट को बंद करते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे बना दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब कहानी क्या है कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ से मीट करती हुई नजर आ रही है? P के ऊपर, यानी कि इसकी इमेज बन रही है। पर ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये डिस्टेंस तो x है, और ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास? ये डिस्टेंस y है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरी इमेज बनती हुई नजर आ रही है, ये कौन से हिस्से में बनती हुई नजर आ रही है? y माइनस x डिस्टेंस है। इमेज जो मिरर के अंदर बनती हुई नजर आएगी वो आएगी इन रीजन, क्या रीजन आप दोगे? y माइनस x। अब अगर मैं y की बात देखूं तो y तो ये वाला डिस्टेंस है, और मैं जानता हूं कि ये वाला डिस्टेंस उसका आधा होता है। ये वाला डिस्टेंस जो यहाँ से लेके d प्लस डी बनाया गया है, तो y कितना है? 2 इंटू डी प्लस स्मॉल डी है। और x कितना है भाई? x जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का डबल है। किसका?
2D का डबल है। तो अगर आप देखो तो ये रीजन 2D डिस्टेंस के लिए आप इस इमेज को व्यू कर सकते हो। यानी वही बात आ गई कि बेटा अगर हाइट ऑफ द पर्सन h है तो मिरर की हाइट h/2 होनी चाहिए। यानी जो भी मिरर की हाइट है उससे डबल रीजन के लिए पर्सन की इमेज को उसमें व्यू किया जा सकता है। तो बहुत बढ़िया कहानी आपको समझ आई। यहाँ से आप रे डायग्राम देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको कहूँगा बार बार कि ऐसी चीज़ों को डायरेक्टली याद रखो, एंट्रेंस एग्जाम में आपको ज़्यादा सोचने की या रे डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चे मेरे पास 2 ईयर कोर्स में पढ़े हैं उनको पता है कि मैंने इसके अलावा भी बहुत से केस और डिस्कस किए हैं। अब वो बच्चे क्रैश कोर्स जब में अगर इनरोल्ड हैं इस टाइम पे हमारे पास और वो ये देख रहे हैं कि सर इसमें तो आप कम करा रहे हो, तो बेटा आपको ऑप्टिक्स के हमने जो इनको 2 या 3 लेक्चर्स दे रहे हैं क्रैश कोर्स वालों को, तो आपको ऑप्टिक्स के हमने 8 लेक्चर्स दिए हैं। तो ऑब्वियस है उसमें कहीं कहीं ज़्यादा काम हुआ होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो जिन बच्चों को जो क्रैश कोर्स में बैठे हैं अगर वो इसके अलावा भी बहुत से कुछ और प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं तो वो मेरे से एक्स्ट्रा शीट्स मांग सकते हैं और उनकी और प्रॉब्लम्स वो डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, पर इस टाइम पे जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है एज पर जेईई मेंस और नीट के लिए। ठीक है, तो आपको इससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ आप इतना ही कंटेंट जो मैं क्लासरूम सेशन में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चों, अगर आप इतना ही कंटेंट कर लेते हो तब भी आपके एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, आपको नो मैटर डीपीपीस करनी है साथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर टाइम मिलता है तो आप और क्वेश्चंस ना करें। आप जहाँ से जो नॉलेज ले सकते हैं लीजिए, आपको मेरे से फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा भी आपके किसी और टीचर ने कुछ आपको एक्स्ट्रा बताया हुआ है, डू ग्रैब इट, आपको कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, आपको 100% अपने एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना चाहिए कि सिलेक्शन है जो बच्चे का मोटिव होना चाहिए। टीचर्स ने तो देखो अपने एंड पे मैक्सिमम चीज़ें बच्चों को करानी ही होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पे नया क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो कहानी ये है कि हमारे पास 2 मिरर्स हैं और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी दिया गया है। कई बार आप लोग देखते हो कि आप बार्बर शॉप पे जाते हो तो आपको नज़र आता है कि आपके पीछे भी मिरर्स हैं और आगे भी मिरर्स हैं और उनके अंदर आप मल्टीपल इमेजेस हैं जो वो उनको देख पाते हो। तो मुझसे पूछा जाए कि फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसको लेके ये क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है और ऑब्जेक्ट को मैंने O लिखा है। ठीक है, ये डिस्टेंस x के ऊपर है बच्चों और ये डिस्टेंस y के ऊपर है। अब आप सोच लीजिए कि आपको इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज देखनी है और पहली इमेज यहाँ पे I1 के तौर पे नज़र आ रही है और ऑब्वियस है ये x डिस्टेंस के ऊपर ही होगी। अगर यहाँ पे मैं इधर इसकी पहली इमेज देखूँ तो ये I2 के तौर पे I डैश के तौर पे मुझे नज़र आएगी, I1 डैश जो सेकंड मिरर में है ये मुझे y डिस्टेंस के ऊपर ही नज़र आएगी। पर अगर मैं इससे आगे फर्दर और इमेजेस को देखना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे मुझे I2 के तौर पे नज़र आ रही है, थोड़ी ही देर में I3 के तौर पे नज़र आ रही है, तो उनका डिस्टेंस या उनकी पोजीशंस को कैसे रिलेट करना है उसके बारे में अब हम बात करने लगे। अब यूँ समझ लीजिए कि दोनों मिरर्स हैं जो M1 और M2, उनके बीच का डिस्टेंस है D। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहली इमेज, यहाँ दूसरी इमेज, यहाँ तीसरी इमेज एंड सो ऑन। आपको करना क्या है वो देख लीजिए। पहली इमेज देखिए मिरर M1 में x डिस्टेंस के ऊपर है ना, और M2 के अंदर कहाँ है y डिस्टेंस के ऊपर। अब आप दोनों साइड पे क्रॉस कर करके d ऐड करते जाइए, y प्लस डी, यहाँ पे x प्लस डी, फिर आप क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पे x प्लस 2d हो गया, ये y प्लस 2d हो गया। तो जो थर्ड इमेज है वो कहाँ पे नज़र आएगी वो हमें पता लग गया कि यहाँ पे नज़र आएगी। एक एग्जांपल के तौर पे मैं d डिस्टेंस को यहाँ पे 4 मीटर कह देता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ 1 मीटर पे और इधर यहाँ 3 मीटर्स पे कह देता हूँ। ठीक है बेटा, ये मिरर है आपके पास। तो आपने x और y दोनों देख लिए। अब आपको जो फर्स्ट इमेज है
जो I1 मुझे नज़र आ रहा है वो कितने के ऊपर नज़र आ रहा है बेटा, वो 1 मीटर के ऊपर नज़र आ रहा है। I2 जो नज़र आ रहा है फर्स्ट मिरर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेकंड मिरर के अंदर बात कर रहा हूँ कि ये I1 डैश है। I1 डैश मुझे 3 मीटर्स के ऊपर नज़र आता है, पर I2 डैश है जो उस रिजल्ट से देखेंगे तो I2 डैश x प्लस डी है। x कितना है 1 और d कितना है 4, यानी कितने पे नजर आया 5 मीटर्स पे। और I2 जो इसमें नजर आया वो कितने पे नजर आया y प्लस डी के ऊपर। y कितना है बच्चों, y है हमारे पास 3 और d है 4, यानी कितना है 7 मीटर्स। तो इस ढंग से हम बड़ी आसानी से बच्चों सारे मिरर के अंदर जितनी भी इमेजेस है उसके बारे में बात कर सकते हैं। एक हिस्सा और है जिसमें हम बात करते हैं इंक्लाइंड मिरर्स की। इंक्लाइंड मिरर्स का मतलब 2 मिरर्स हैं जिनको ऐसे करके हमने जोड़ के रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 मिरर्स दिए गए हैं बेटा, दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल है हमें कितना दिया गया है, θ0 दिया गया है। पहले तो आप एक काम कीजिए, 360 बाई θ0 को कैलकुलेट कर लीजिए कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है। वो आती है m। अब अगर ये m even है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं उसके बारे में बात की जा सकती है कि वो है m-1। अगर ये बच्चों ऑड है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 2 ढंग से बनाई जा सकती हैं। m ही है अगर वो नॉट ऑन बाइसेक्टर है, मतलब ये कि दोनों का जो भी एंगल है उसके हाफ एंगल के ऊपर नहीं पड़ा है तो नंबर ऑफ इमेजेस उतनी ही है, और अदरवाइज वो m-1 है अगर वो ऑन बाइसेक्टर है। ये तो हो गया सिंपल सी बात। अब अगर मुझे θ1 θ2 इसी ढंग से जैसे इसमें 1 2 3 ऐसी इमेजेस के बारे में पता करने को कहा गए तो कैसे पता करेंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ और वहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको जो मैं बात कर रहा था वो ये कि ये मिरर है हमारे पास पहले वाला और ये मिरर है मेरे पास दूसरे वाला। यहाँ से इस मिरर के लिए पोजीशन है θ1 और दूसरे मिरर के लिए पोजीशन है भैया θ2। या आप m1 और m2 के साथ लिख सकते हैं। आपको क्या करना है बेटा, दोनों मिरर्स के बीच में पहले जो θ0 पोजीशन है उसको डिफाइन कर लेना है कि ये θ0 आ गया, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट इमेज है जो वो θ1 के ऊपर ही बनेगी, दूसरे मिरर के ऊपर θ2 के ऊपर बनेगी। जैसे हमने पहले क्रॉस कर रहे थे तो वैसे ही करना शुरू किया, θ2 प्लस θ0, यहाँ पे θ1 प्लस θ0। फिर अगली इमेजेस के लिए फिर से आपने क्रॉस कर दिया और ये क्या बना, θ1 प्लस 2θ0 और यहाँ पे θ2 प्लस 2θ0। ये आपके पास पहली इमेज है मिरर के अंदर, ये दूसरी इमेज है, ये तीसरी इमेज है। ये खेल तब तक चलता जाएगा जब तक कि इसकी किसी की भी वैल्यू 180 को एक्सीड नहीं कर जाती। जैसे ही 180 को एक्सीड करेगी तो आगे हम फर्दर इमेजेस को लिखना बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए ऐसी स्टेज आ गई है और इसको हमने अल्फा कह दिया और इसको हमने बीटा कह दिया। अब एक बात और, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस θ0 की वैल्यू 360 डिग्री हो जाती है तो लास्ट 2 इमेजेस जो बन रही हैं वो ओवरलैप करती हैं। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये वाली जो इमेज है ये एज 1 इमेज ही एक्ट करती है। आपको अगर एग्जांपल दे दो सर, तो एग्जांपल मैं इसी में दे देता हूँ कि ये आपके पास 20 डिग्री है और ये आपके पास 60 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले मिरर 1 के अंदर आने वाली इमेज, मिरर 2 के अंदर आने वाली इमेज, इन दोनों के बीच में जो θ0 की वैल्यू है देखिए 60 डिग्री लिख दी हमने। अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहला मिरर है जो उसकी पोजीशन θ1 इक्वल टू 20 पे है पहली इमेज, और जो दूसरी इमेज है I1 डैश है जो इसमें सेकंड मिरर में वो कितने पे है भाई, वो 60 करने की बजाय इसको 40 कर लो, चलो है ना, ये 40 पे ही है,
40 डिग्री के ऊपर। फिर इसके बाद आपने ऐड किया दोनों साइड पे, तो ये कितना बन गया 100 डिग्री, और ये कितना बन गया बेटा 80 डिग्री। फिर आपने ऐड किया, ये कितना बन गया 140 डिग्री, ये कितना बन गया 60 डिग्री। इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो। पता है आगे जाएंगे तो और फर्दर इमेजेस नहीं बन सकती, पर इस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा नॉट है जो, वो क्या बन रहा है 140 प्लस 160 प्लस 60, ये तो बन गया कितना 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो 5 ही बनेगी। ये कोइंसाइड करती है, ये दोनों इमेजेस हैं जो एक ही जगह पे हैं, कोइंसाइड करती हैं। इसका मतलब एक इमेज ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी है। अब हम लिख रहे थे उस कि m की वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं, तो 360 बाई थीटा नॉट लिखें ज़रा क्या बनता है। 360 बाई थीटा नॉट से लिखा गया कि 360 बाई 60, ये बन गया बेटा 6। ये क्या है 6 भाई, इवन है। इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ इमेजेस जो होनी चाहिए बच्चों वो तो आनी चाहिए 6 - 1 जो कि 5 होनी चाहिए। और यही बात मैं कह रहा हूँ, देखिए फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, और ये कोइंसाइड करने वाली फिफ्थ इमेज। एक एग्जांपल और दे देता हूँ जो कि एग्जाम में आया भी हुआ है ना। तो एग्जांपल ये है बच्चों कि आपके पास 2 वॉल्स है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज यहाँ बनी, दूसरी इमेज यहाँ बनी, और तीसरी इमेज कहीं पे यहाँ पे बनती है I3। आपको कि जस्टिफाई करो, देखो m की वैल्यू 360 बाई 90 कर दिया मैंने, कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो m - 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि 3 इमेजेस हैं। अब इस पे एडिशनल क्वेश्चन ये था कि अगर आप ये मान लो कि भाई एक रूफ है जो, वो भी एक मिरर के तौर पे है, तो अब ये चारों ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे और उसकी 4 इमेजेस रूफ के अंदर नजर आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 7 हो जाएंगी इफ रूफ इज मिरर। ठीक है बेटा, अगर रूफ भी मिरर है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे, ये बस सारी चीज आपको समझ आ गई होगी। देखिए क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि आपने मिरर को क्या करना शुरू कर दिया, आपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने से रोटेट कर जाएगी बेटा, ये मैं बता दूं आपको कि ये 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी। अब हमें एक क्वेश्चन भी दे दिया गया, इसमें हमें कहा गया कि कितने एंगल से मिरर को रोटेट करें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। चलिए मैं एक इंसिडेंट एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल है कितना 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप कहोगे सर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी कितना है 60 डिग्री ही। तो बच्चों ये वाला केस कितना रह गया 30 डिग्री रह गया। तो मुझे कहा गया कि हॉरिजॉन्टल करना है इस चीज़ को। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल करना है, दिस शुड बी कमिंग ओवर हेयर, तो इसका मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे है जो रोटेट करेगी बाई 30 डिग्री। तो मिरर कितने से करेगा, मिरर करेगा बाई 30/2 यानी कि कितना 15। एक तो ये है कि ये वाली रे इस साइड पे आ जाए, एक है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए। अगर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है भाई तो उसे यहां से यहां तक रोटेट करना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, देखिए 150 डिग्री। तो देयरफॉर मिरर रोटेट करेगा 150/2, कितना हुआ भैया 75 डिग्री। तो हम मान सकते हैं कि अगर क्लॉकवाइज ये हॉरिजॉन्टल होती है तो मिरर को 15 डिग्री से रोटेट करना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ये हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो मिरर को 75 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। देख लीजिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। कहानी एक और बढ़िया सी बनाते हैं कि एक इंसिडेंट लाइट है यहाँ पे, मिरर से रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर जा रही है, और मैं इसको मूव करना शुरू कर देता हूँ ऊपर को या नीचे को, जिससे कि ये लाइट इधर से या इधर को मूव करना है। या तो इसको मूव कर देते हैं या फिर हम मिरर को
रोटेट कर देते हैं। चलिए हमने माना कि मिरर को ही रोटेट करते हैं। अगर मिरर को रोटेट करते हैं ओमेगा स्पीड के साथ, तो जो पॉइंट P है या जो रिफ्रैक्टेड रे है रोटेट कर जाती है बाई, बेटा उससे डबल स्पीड के साथ करेगी तो 2 ओमेगा नॉट। बट जो Vp की वैल्यू होती है, जो भी एंगुलर स्पीड है उसके साथ हम r इंटू ओमेगा ऑफ द रे लिखेंगे। r इंटू r कौन सा डिस्टेंस है बेटा, ये वाला डिस्टेंस है, r इंटू 2 इंटू ओमेगा नॉट। अब आपको r एंगल कैसे पता करना है वो डिपेंड करता है कि आप हर पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी को बदलते हुए चलोगे तो जितना एंगल आएगा, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए d है, तो और ये डिस्टेंस आपके पास y है कहीं पे भी, ठीक है बेटा। तो आपको r को लिखने के लिए, या तो आप r को लिखने के लिए अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए, है ना। तो जैसे जैसे y और d बदलेंगे, देखिए d तो फिक्स्ड है, जैसे जैसे y चेंज होगा वैसे वैसे इसकी जो पॉइंट की स्पीड है वो लगातार बदलती जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ सकता है घुमाने के लिए सिर्फ, हालांकि है टेक्निकली ऑप्टिक्स का ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कई बार सवाल आया है और ये पूछा जाता है कि भाई रे ऑफ लाइट एंटर करती है दो पैरेलल मिरर्स के अंदर, अब मुझे टोटल नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्शंस लाइट ने सफ़र करनी है वो बता दीजिए। देखिए मैं आपको इसमें एक बात समझाता हूँ कि जब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाना शुरू करेगी, मैंने दोबारा से मिरर्स बनाए बेटा, और मैंने माना कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके इंसिडेंट करती है। देखिए पहली रिफ्लेक्शन को ना बच्चे जनरली मिस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आई ये रे ऑफ लाइट, फिर इधर गई, फिर इधर गई बेटा, फिर इधर आई और फिर यहाँ से आगे निकल गई। सपोज कीजिए ऐसे हुआ, ठीक है। अब मैं आपके सामने शो करूँगा कि ये कितनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हुई। देखिए मैं यहाँ से बनाना शुरू कर दूँ बेटा, अब इसमें कोई एक x दिख लीजिए, ये x है और ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर है, d के बराबर है। चलिए हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करते हैं इसी डिस्टेंस के लिए। 1 2 3 4 और ये 5 हुई, ठीक है। अब मैं अगर कैलकुलेट करूं तो x कितनी बार आया, 2 3 4 बार, ठीक है। यानी जो हम x कैलकुलेट करते हैं, x ओवर ये डिस्टेंस हमें जनरली गिवन होता है बेटा, x ओवर d है जो, वो किसके बराबर है, देखिए tan थीटा के बराबर है, क्योंकि ये एंगल हमें थीटा दिया जाएगा, ये एंगल भी थीटा दिया जाएगा। तो x ओवर d किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, d tan थीटा। तो n जो आपके पास नंबर ऑफ x बनते हैं, आप यूँ लिख लीजिए इसको कि नंबर ऑफ x वो कितनी बनी है, वो बना है d ओवर x। n की वैल्यू है जो वो d ओवर x है, कितना आ गया, d ओवर d tan थीटा। पर जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बनती हैं बच्चों, वो कितनी बनती हैं, वो बनती हैं n+1, यानी कि ये टोटल आंसर बना d ओवर d tan थीटा प्लस 1। अब देखना कई बुक्स में सिर्फ आंसर d ओवर d tan थीटा दिया गया है, जो कि गलत है। या तो वो ये कहे कि पहली रिफ्लेक्शन के बाद कितनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आएंगी, तो ये आंसर सही है। अगर वो कहे कि जब मिरर एंटर करने लगा है तो शुरू से कितनी रिफ्लेक्शंस आएंगी, तो हमारे पास ये वाला आंसर है। ठीक, डन। चलिए आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। अब देखिए हम बात करते हैं कर्व मिरर्स की। कर्व मिरर्स एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसमें हम चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कनकेव मिरर हो, उनके बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं। देखिए आप शुरू से जानते हो कि ये वाला मिरर कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर के अंदर हम जनरली इस पॉइंट को पोल कहते हैं, जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एग्जैक्टली आधे डिस्टेंस के ऊपर हम फोकस को रखते हैं, ठीक है ना। और अगर हम माने कि दो टाइप की रेज हैं, एक बड़े लेंस के लिए मार्जिनल और पैरेक्सियल, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पर मैं अभी फ़िलहाल आपको यही कह रहा हूँ कि देखिए जो इंसिडेंट लाइट है वो यहाँ पे भी जा रही है। अगर आप उसके हिसाब से रे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे भी जैसे ये सी बना दिया आपने, तो ये रे डायग्राम ऐसे बना रहे हो, तो आपके ये पास ये रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, राइट। तो हमारे पास फोकस कहाँ आ जाएगा, फोकस आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे रिलेट करना है, पोल से सभी डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं, तो ये डिस्टेंस फोकस है और ये डिस्टेंस आर है। देखिए रिलेशन बिटवीन फोकस एंड आर हमेशा ही एफ की वैल्यू लिखी गई है r/2 के बराबर। एक्चुअल में डिपेंड करता है हमारे पास कि हम इसको कंसीडर कैसे करते हैं। भाई देखो, अगर हम मान लें कि ये वाला डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस r है, अगर ये रे ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा दूर है या बहुत ज़्यादा पास है, तो दोनों ही कैसे, अगर मिरर स्मॉल है तो ये है, हम कौन से एंगल से देखते हैं बेटा, हम ये वाले एंगल से देखते हैं जिसमें हमने ये थीटा स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम मानते हैं कि ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, उसी के हिसाब से हम इसको लिखते हैं। अगर मिरर लार्ज है तो एफ की वैल्यू आर में से माइनस कर दो r/2 सीकेंड थीटा। आप कहोगे 1/cos थीटा लिखना चाहते हो सर, मैं कहूँगा हाँ भाई, अगर हमारे पास थीटा स्मॉल है देखो, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो r में से r-2 माइनस करेंगे तो आपके पास r/2 का आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इस रिजल्ट को भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये वाला रिजल्ट कहीं नहीं पूछा जाने वाला, ये पर चांस वो क्वेश्चंस की बात हो रही है जहां सडनली एग्जामिनर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि अगर मिरर स्मॉल नहीं है, लार्ज है, तो क्या कोई कहानी बदलेगी, तो आंसर है यस, कहानी बदल जाएगी। उस केस में फोकल लेंथ इस ढंग से लिखी जाती है। दूसरा, आपको पता ही है कि जब भी मिरर की बात होगी तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट्स उसके सामने रखे जाएंगे। ऑब्जेक्ट सामने रखे जाएंगे तो लेटर से ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका डिस्टेंस हमने पोल से मेजर करना है, जो कि u के बराबर है। इसकी इमेज सपोज कीजिए मैंने एक अपराइट ऑब्जेक्ट रखा है और ये फोकस है यहाँ पे और ये 2f है, ठीक है, या जिसको c कह दिया मैंने। अब 10th में आपने ये रे डायग्राम्स बनाए हुए हैं, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है इमेज कहीं यहाँ पे बनने वाली है और बड़ी बनने वाली है। इस इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से वो कितना बनने वाला है, v बनने वाला है। तो हम मिरर फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, 1/u 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अब जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ बच्चों, जिसमें u v के कुछ सेट रूल्स होंगे, तो आपने भी उन्हीं रूल्स के हिसाब से चलना है। चलिए पहले मैं एक हल्का सा 1 मिनट लगा के, सिर्फ अगर आप चाहो तो ये 1 मिनट स्किप कर सकते हो, मैं रे डायग्राम्स बना दूँ, जो रे डायग्राम्स हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं बता दूं इसमें कि जब भी आप मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, वो साइज ऑफ इमेज इज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है बेटा। ये आपके पास I/O के लिए, और साइन कन्वेंशंस ये हैं कि अगर ये अपराइट है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स है तो नेगेटिव लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए मैग्नीफिकेशन से पहले मैं एक बात और आपको जो बता रहा था वो ये कि इमेज डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है भैया, ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी के ऊपर। तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट सीधी आएंगी और आके कहाँ मीट कर जाएंगी भैया, फोकस के ऊपर मीट कर जाएंगी। ये आ गया फोकस के ऊपर। आपको मैं बता दूं कि ये C है, ये F है, ठीक है। तो ये आपके पास कनकेव मिरर है। तो इमेज के बारे में क्या कहोगे, इमेज है रियल है। इमेज कैसी है बच्चों, एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मीट करती है ना, तो इमेज रियल है, पॉइंट इमेज है, ठीक है, एट फोकस है, बात खत्म। सेकंड, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड C। तो आपने फिर से रे डायग्राम बना दिया कि देखो भैया ऐसा है, ये C है, इसका आधा कर दो F और ऑब्जेक्ट को रख दो आप यहाँ पे। जब ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया तो आपने जो 10th क्लास में सीखा था, मैं उसी को फॉलो कर लूँ अगर, कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, वो फोकस में से पास की, एक इधर से पास कर गई, तो ये जो इमेज है ये यहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनती है। तो इमेज है रियल, कहाँ बनी है,
बिटवीन बनी है C एंड F बनी है। और कैसी बनी है भैया? इन्वर्टेड बनी है। अब यूँ समझ लो कि m का जो मॉड है और इन्वर्टेड बनी है और कैसी बनी है? स्मॉल बनी है। तो m का मॉड लेस देन 1 है, जबकि m की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में -0.3 लिखा जा सकता है, -0.6 लिखा जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब ये रिजल्ट सही होता है। एक मैं तीसरी एग्जांपल आपको देता हूं। आपने कहा कि ऑब्जेक्ट को एट C रख लो, तो मैं बता दूं कि इमेज एट C ही होगी, यानी यहाँ पे ही होगी। आप इसको ऐसे बना सकते हो भाई, वैसे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसको बनाने में, कि इमेज भी वही है और m की वैल्यू एग्जैक्टली -1 है। याद है प्लेन मिरर के केस में ये चीज़ +1 थी। तो मैंने 1 ही मिनट लेना है बच्चों, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आपके पास फिर से यहाँ एक मिरर, आपने फिर से एक F और C का खेल रखा, आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया इस पर यहाँ, ठीक है। तो जो इमेज है वो जब रे डायग्राम आप बनाओगे तो इमेज आप देख सकते हो, ये इधर से, ये रे ऑफ लाइट इधर से, समवेयर अराउंड हियर बन रहा है, ठीक है। तो इमेज है जो बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, रियल है भैया, और ये कैसी है? इन्वर्टेड है। रियल है, इन्वर्टेड है, इन्फिनिटी। और m की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये ग्रेटर देन 1 है, पर मॉड ऑफ m है जो, सॉरी मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है, और ये क्या है? इन्वर्टेड होने की वजह से नेगेटिव है। ये कौन सा केस था? ऑब्जेक्ट था बिटवीन C एंड F। अगर मैं पांचवा केस देखूं कि ऑब्जेक्ट ही F के ऊपर है, तो सीधी सी बात है, जब भी ऑब्जेक्ट को F के ऊपर बनेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, इन्वर्टेड ही बनेगी और मैग्नीफाइड ही बनेगी। बात ही खत्म कर दी मैंने, इसको ज़्यादा कहानी इसकी बोलनी नहीं है। लास्ट केस जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में आपके पास ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो आपने क्या करना है? देखिए ये बना दिया आपने, ये आपके पास F है, ये आपके पास C है, और ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया यहाँ पे। अब अगर इसके लिए आप रे डायग्राम बनाना शुरू करो तो बड़ी आसानी से आप इसको पिक कर सकते हो। देखो कैसे कि ये मैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे बना देते हैं और इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर लेंगे। और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट, हम कहेंगे कि जी जो रे ऑफ लाइट है वो सीधी गई, पहले तो सीधी गई, इसको अलग से बनाते हैं, ये यहाँ से गई और उसके बाद कहाँ से मीट करती है? वो मीट करती है फोकस से। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट आप देखिए, पीछे को जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाइए ये कभी भी जुड़ेंगे नहीं। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इनको जोड़ने के लिए बेटा हम दोनों रेज ऑफ लाइट को आगे को एक्सटेंड करेंगे यहाँ से, देखिए, और ये येलो वाली लाइन भी आगे को एक्सटेंड कर देते हैं। और आप देखिए जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है? आई इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आपके पास ये इमेज है जो इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, मॉड ऑफ m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे m की वैल्यू +2, +3 ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे इस केस में m की वैल्यू आप -3, -4 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा 6 रे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, तभी आप आगे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मिरर्स के ऊपर बेस्ड उसको आगे कर सकते हो, ठीक है। मैं एक कॉन्वेक्स का भी केस आपको करा देता हूँ यहीं पे। आप सोचिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कुछ भी रख लो, ठीक है, उसकी इमेज हमेशा यही बननी होती है। तो ये इमेज कैसी है? इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी है, वर्चुअल है, ठीक है।
वर्चुअल है, बिहाइंड मिरर है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि भाई अगर कॉन्वेक्स के लिए बनानी हो तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। मैं इसका रे डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, मेरे को बहुत कुछ कराना है, तो अदरवाइज तो हम इसी में उलझ के रह जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी आती है आपकी मैग्नीफिकेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन कैसे कैसे हो, मैग्नीफिकेशन ट्रांसवर्स है या मैग्नीफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल है। पहली बात तो मैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात कर लेता हूँ कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू मिरर। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा C और F के बीच में, ये C है F है, और आपने उसका इन्वर्टेड इमेज बना दी यहाँ पे। आप पता है ये कौन सा फिगर बन रही है, ये आपके पास फोर्थ वाली फिगर बन रही है जो अभी अभी हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, इस केस में m की वैल्यू I/O के बराबर है, पर इसमें -i आ गया, यहाँ +O आ गया। ठीक है, और ये अगर हम देखेंगे तो -v/-u के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही इमेजेस हैं, जो ये u और ये v। अगर आप देखिए सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं तो -v/-u ये लिखा जा सकता है। तो आपके पास m की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पे तो -v/u आ गया, क्योंकि हमें m बेसिकली क्या करना होता है, I/O के साथ लिखना होता है। इसको आप छोड़ दीजिए, चाहे आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिए कि जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है वो -v/u के बराबर है। यानी आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का साइज पता होना चाहिए, आप -v/u पता कर सकते हैं, या इसको आप -hi/ho भी लिख सकते हो। माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक इन्वर्टेड है और एक इरेक्ट है। अब रही बात लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन की। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपने कहाँ प्लेस किया बच्चों, वो इस ढंग से प्लेस किया है। अगर लेंथ लार्ज है, हम मान लेते हैं कि लेंथ लार्ज है, तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट पोजीशंस आएंगी। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मिरर फॉर्मूला यूज करते हुए दो V1 और V2 दो इमेज पोजीशंस आएंगी। ठीक है, तो आपको जो मैग्नीफिकेशन नज़र आएगी वो मॉड ऑफ V2 माइनस मॉड ऑफ V1। ठीक है बच्चे, डिस्टेंस दोनों के बीच का, और U2 माइनस U1, यानी साइज ऑफ इमेज इज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही रहेगा अगर लेंथ उसकी लार्ज है। अगर लेंथ स्मॉल है तो जो मैग्नीफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल आएगी वो बेटा -v/u का होल स्क्वायर आएगा। देखो होगा तो इन्वर्टेड ही, पर वो m स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी -v/u का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसको कैसे आएगा वो समझा देते हैं। अगर लेंथ स्मॉल है तो हम उसे dv/du से कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैग्नीफिकेशन हमें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड लेंथ लॉन्गिट्यूडनल आएगी वो -v/u का होल स्क्वायर आएगी, यानी कि ये कितना आ जाएगा, m ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एरियल मैग्नीफिकेशन क्या है? एरियल मैग्नीफिकेशन है कि आपको एक एरिया दिया गया है और आपको उस एरिया का बारे में पता करना है। देखिए जैसे मैं एरिया को कहूँ कि वे परपेंडिकुलरली हेल्ड है, एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, ये P है और ये A है। आप जानते हो कि इसकी जो इमेज बनने वाली है, अगर सपोज कीजिए मैग्नीफाइड बनने वाली है, तो कुछ यहाँ पे m टाइम्स b बनेगी और यहाँ पे ये m टाइम्स a बनेगा। तो जो आपके पास मैग्नीफिकेशन है, एरियल मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन एरियल है, जो वो साइज यानी कि ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ सॉरी इमेज, और उसको यानी कि m स्क्वेयर इंटू ओरिजिनल एरिया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ओरिजिनल एरिया, तो वो कितना बनेगा, a स्क्वेयर बनेगा।
जबकि अगर मैं आपको साफ साफ कहूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये बना कैसे है इसके ऊपर जाइए, आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या, क्योंकि इस टाइम पे मेन आपका कोर्स है जो वो है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। अगर बाई चांस आपको ये एरिया ऐसे हेल्ड है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में बेटा एरिया जो इमेज का है इस टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, वो एम स्क्वेयर ना आके, ध्यान रखना कि एम क्यूब होगा, ठीक है। अब हम ये डिफरेंट केसेस हैं, ये और ये दो अलग केस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एरियल मैग्निफिकेशन पूछी गई है, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर होल्ड है या ऑब्जेक्ट पैरेलल होल्ड है। अगर पैरेलल होल्ड है तो चुपचाप मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू का वैल्यू निकालो और उसका क्यूब करके अपना आंसर लिख दो, ठीक है। चलिए यहाँ तक अब आप नोट करिए और यहाँ पे एक हल्का सा ब्रेक लीजिए और उसके बाद हम अगले वाले केसेस को डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इस केस की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को रिलेट करना है, ठीक है। देखिए एक कनकेव मिरर के लिए या किसी भी मिरर के लिए सबसे पहले एक रिजल्ट जो यूज़ किया गया था वो मिरर फॉर्मूला है जो u, v और f को रिलेट करता है। अगर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो ये u माइनस वन प्लस वी माइनस वन इज इक्वल्स टू एफ माइनस वन से लिखा जा सकता है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, देखिए अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वन यू रेस टू माइनस टू डी यू बाई डी टी आ गया यहाँ पे, और यहाँ कितना आया देखिए माइनस वन इंटू वी रेस टू माइनस टू डी वी बाई डी टी आ गया बच्चों, और ये इधर कितना आ गया देखिए 0 आ गया, ठीक है। तो अब डी वी बाई डी टी वन बाई वी स्क्वेयर माइनस वन ये लिख के दूसरी साइड पे ले जाइए u को, वन बाई यू स्क्वेयर डी यू बाई डी टी। आप समझ गए ना कि रेस्ट ऑफ माइनस टू को मैंने नीचे लिखा है। तो अब इसमें अगर आप डी वी बाई डी टी कैलकुलेट करते हो तो वो आपके पास कितना आ गया माइनस वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर डी यू बाई डी टी। अब अगर मैं देखूं तो ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रेफरेंस टू मिरर, और ये आ गया किसके बराबर माइनस ऑफ v बाई यू का होल स्क्वेयर, चाहे आप m का स्क्वेयर भी लिख सकते हो इसको, डी यू बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रेफरेंस टू मिरर, जिसको आप लिखते हो वेलोसिटी ऑफ i माइनस वेलोसिटी ऑफ m, ठीक। और यहाँ पे माइनस वी बाई यू का होल स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ m। ये तब है जब जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो कहाँ मूव कर रहा है, वो टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस पोल की तरफ मूव कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ इसलिए क्योंकि बच्चों ने ये चीज़ें की नहीं होती, तो उनको एक बार थोड़ा सा टाइम दे के करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अगर परपेंडिकुलर टू मिरर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई चीज़ मूव करती है तो हम पहले से ही जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो वही तो मैग्निफिकेशन है। यानी कि अगर इस केस में मैं ये कह दूं कि एच आई की वैल्यू m टाइम्स एच ओ है तो गलत तो है नहीं, तो उसी ढंग से डी एच आई बाई डी टी कर दो, वो m टाइम्स डी एच ओ बाई डी टी कर देते हैं। यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इन वाई डायरेक्शन विद रेफरेंस टू मिरर है। ये सारा कुछ विद रेफरेंस टू मिरर, मिरर की वेलोसिटी भी साथ में देखी जाएगी। मिरर की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं होती जनरली, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, अगर वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में तो आपको उसको भी साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ। आप इसमें एक क्वेश्चन यहीं से पिक भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। देखिए, अगर ये u की वैल्यू मुझे दी गई 30 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि r की वैल्यू है सपोज कीजिए 40, तो f की वैल्यू कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया है ना। तो इसमें सबसे पहले तो देखो v फाइंड आउट कर लो। आप 1/u 1/v 1/f यूज़ करोगे ना, तो आपको 1/-30 1/v
1/-20 से v की वैल्यू -60 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो, वो -60 आएगी, तो जिससे कि जो m की वैल्यू है वो आपके पास आसानी से 2 आ जाएगी, ठीक है, या -2 आ जाएगी, तो इसको छोड़ दो, m की वैल्यू चाहिए भी नहीं। वेलोसिटी ऑफ इमेज है ये 0 है क्योंकि इस टाइम पे मिरर नहीं मूव कर रहा। माइनस ऑफ कितना लिखा गया बेटा, -60 इज टू -20, -20 है -30 है, -30 है, हाँ -30 है, इसका स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिखा गया, चलिए मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कह लेता हूँ कि वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई हैट डायरेक्शन में, तो उसको मैं 3 आई हैट लिख देता हूँ। ये 0 हो गया बच्चों, ये कितना आ गया, -4 इंटू 3 आई हैट, जिसको मैं कितना लिख सकता हूँ, -12 आई हैट, ठीक है बेटा। तो इस ढंग से बड़ी आसानी से आप इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, पता कर सकते हो। आप देखो एक ही क्वेश्चन में हमने यू वी को रिलेट करना सीख लिया। अगर मैं मैग्नीफिकेशन सीखना चाहूँ यहाँ से, तो वो भी आ गया -60 ओवर -30, और उसके बाद क्या है उसका माइनस साइन, यानी -2 है, यानी इन्वर्टेड इमेज है और मैग्नीफाइड इमेज है। सब कुछ सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि आप सॉल्व करके दीजिए। मैं इनमें से एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप का मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू मिरर किसके बराबर होना चाहिए भाई, -v/u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू मिरर, यही है बेटा, vi माइनस vm, ठीक। देखो आप सही कर रहे हो, आप भी मेरे साथ साथ करो इसको। v और u हमने पता करने हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस है v की वैल्यू हमें पता लग गई है, कितनी है, -60 है, तो ये -60 आ गया, -30 आ गया, तो उसका स्क्वायर कर दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख दिया। अब हमारा मेन काम है मिरर की वेलोसिटी को पुट करना। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें पता करना है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें दिया गया है -3 आई हैट। ये 60/30 से हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं 4 यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया 4 आई हैट, मिरर की वेलोसिटी आ गई -3 आई हैट, बहुत बढ़िया। तो आपके पास जो एग्जैक्टली रिजल्ट आता है वो आता है +3 आई हैट यहाँ पे, और यहाँ पे -4 के साथ क्या लिखा आपने, 7 आई हैट की वैल्यू। तो बच्चों ये तो वी आई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है -20, 7 4 28 आई, -3 आई, ये कितना आ गया, -31 आई हैट के बराबर आ गया। तो ये आपके पास इमेज है अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि इसको आपने क्या करना है, देखिए वही रिजल्ट है, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी आएगी वो, -2 के बराबर। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज है जो वो m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये पता करना होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा गया था, अलोंग वाई डायरेक्शन है, अलोंग वाई डायरेक्शन है। तो m कितना आ गया बेटा इसमें, -2, और वेलोसिटी कितनी आ गई 2, तो ये कितना आ गया, -4 जी कैप, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि किस ढंग से ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज को रिलेट किया जा सकता है। आप देख सकते हो क्लियरली कि वेलोसिटी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। आगे बढ़े बच्चों। अब यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये मैं चाहूँगा कि एज होमवर्क आप लोग करें, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं दे देता हूँ, वेलोसिटी u है ऑब्जेक्ट की, सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर, चलिए ज़्यादा कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और ये वाला क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। अब इसमें देखिए 5 है, तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, और ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। तो अगर ये डिस्टेंस 30 है, तो आपके पास जो वेलोसिटी है आई डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू वेलोसिटी ऑफ मिरर must be equal to v/u minus of
v बाई यू का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये आ रहा है बच्चों, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, देखिए वो तो हमें पता करनी है भाई, अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये सब कुछ क्या है, अलोंग एक्स डायरेक्शन है। मिरर की वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितनी दी गई है, अरे मिरर की तो वेलोसिटी ही नहीं दी गई एक्स डायरेक्शन के अलोंग, तो मैं कह देता हूँ कि मिरर की वेलोसिटी इधर को दे दी गई है। चलिए आप लिख लीजिए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, मैं उसी क्वेश्चन को पिक कर लेता हूँ कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई है, तो इसको मैं -3i लिखूंगा। हालांकि सेम टू सेम रिजल्ट है बेटा, -v की वैल्यू मुझे पता है, इसके इसमें -60 होगा, ये -30 होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। आप देख सकते हो पिछला क्वेश्चन इसके लिए वही है, सेम टू सेम। ये आ गया 4i हैट माइनस कितना बेटा, ये -3i हैट, तो ये 7i हैट हो गया, -4 इंटू 7i हैट यानी कि -28i हैट प्लस 3i हैट vi अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो vi का इमेज का अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है वो -31i हैट हो गया, जो कि हम पहले भी कर रहे थे। और अगर हम इसमें वाई डायरेक्शन में देखें वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वो क्या है, m टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई डायरेक्शन। देखिए m की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे कि m की वैल्यू -v/u के हिसाब से -60 बाई -30 कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। तो ये 2 है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उधर को कितनी है, 3 है, 3j हैट है, ये -2 के साथ ये कितना आ गया, -6j। तो इसका मतलब अगर मुझे नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो ना, तो उसको मैं लिखूंगा कैसे, -31i हैट -6j हैट, ये है एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हालांकि इतना ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कभी भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को नहीं आ सकते, हो सकता है नॉन मेडिकल में कभी ये क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हो जाए, पर इससे आपका दिमाग इतनी अच्छी तरह से खुल जाता है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो उसे गलत नहीं कर सकते। अभी मैंने ये छोड़ दिया कि हम टाइम को क्यों वेस्ट करें, हम आगे बढ़ते हैं और कहानी बढ़ती है हमारी किसकी तरफ बेटा, कि अगर मिरर को 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया और उसके बाद परपेंडिकुलरली मूव कर दिया गया तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या रहेगी। देखिए जो ऑब्जेक्ट है इस टाइम पे प्रिंसिपल एक्सिस अपना शिफ्ट कर चुका है और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम देखें तो अब आपको ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नज़र आता है, जिसकी यहाँ पे ये m टाइम्स h0 के साथ आपको हाइट ऑफ इमेज नज़र आती है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है यहाँ पे वो m टाइम्स h0 के साथ नज़र आती है। अब मुझे अगर जो पहले पोजीशंस हमें मिल रही थी और मैं कहूँ कि अब उसकी कितनी पोजीशन पे है, ये ऑब्जेक्ट फाइनली कितने डिस्टेंस पे चला गया, तो आप कहोगे कि सर ये 2h0 पे चला गया प्लस 2 टाइम्स mh0 के पे ऊपर चला गया जो ऑब्जेक्ट की और इसकी फाइनल पोजीशन है। उसको अगर आप डिवाइड कर दो बाई 2 से तो रिस्पेक्टिव साइड्स के ऊपर पोजीशंस पता लग जाएंगी। अगर आप डिफरेंस बिटवीन इमेजेस पता करना चाहते हो तो वो है 2 टाइम्स h0 प्लस mh0, यानी आप कह सकते हो 2h0 m प्लस 1। ठीक है बेटा, इस टाइप से भी सवाल आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो अगला कॉन्सेप्ट है कॉलिमेशन का। ठीक है, कॉलिमेशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा गया है उसकी जो फाइनल इमेज है वो भी वही बन रही है। चलिए हम एक केस देखते हैं। जैसे इस केस में चलिए मिरर की फोकल लेंथ में 20 सेंटीमीटर ही मान रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या कहा गया पढ़िए कि एक कनकेव मिरर है उसको प्लेस किया गया है एज इट इज और एक पॉइंट है P, एट पॉइंट P के ऊपर जो एक दूसरा मिरर आपने प्लेस कर दिया है। इस हिसाब से प्लेस किया है कि जो फाइनल इमेज है वो O के ऊपर ही बन जाती है।
ठीक है। अब एक्स मिरर फाइंड एक्स करो अगर मिरर वो प्लेन है। अच्छा, दूसरे वाला मिरर इन्होंने प्लेन कहा है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसकी जो इमेज है वो बनती कहाँ पे है। अरे भाई f की वैल्यू 20 हो, ऑब्जेक्ट हो 30 पे, तो पता है कि इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, इमेज बनेगी 60 पे। इमेज तो मैं पहले ही बना देता हूँ कि भाई कहाँ बननी चाहिए, 60 पे बननी चाहिए। क्यों, वो हमने 1/u 1/v 1/f वाला फॉर्मूला है जो, उसको यूज़ किया है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मिरर रख दिया गया है, तो मिरर रख दिया गया है, तो ये मिरर कितने डिस्टेंस के ऊपर है भैया, x डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है बेटा, ये मिरर कितने डिस्टेंस के ऊपर है, x डिस्टेंस के ऊपर है। आप कहोगे सर आपने यहाँ इमेज बनाई है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपने कैसे शो कर दिया। देखो बच्चे, प्लेन मिरर से जितना आगे है ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज पीछे होनी चाहिए। तो यहाँ तो साफ साफ पता लग गया कि 30 + 2x है जो, वो किसके बराबर है, 60। अरे भाई तो x तो कितना आ गया, ये तो बड़ा आसान था, ये तो 15 सेंटीमीटर के बराबर आ गया है x। तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और अगर आपको मैं होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूं और मैं कहूं कि इफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो, कॉन्वेक्स मिरर एट P, f की वैल्यू है उसकी 20 सेंटीमीटर, फाइंड x। तो ये है आपका होमवर्क, आप इसे ट्राई कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अगली कहानी पे चलते हैं। अब हम बात शुरू करने लगे हैं हमारा जो फेवरेट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो हम आज इसी लेक्चर के अंदर कवर अप करने के, उसका छोटा सा पार्ट आज हम कवर अप कर लेंगे और बाकी TIR वाले जो केसेस हैं या जो आगे फर्दर केसेस हैं उनको आगे वाले लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत आसान सी बात है कि जो रे ऑफ लाइट है, जब एक मीडियम से, मीडियम नंबर 1 से, जिसको आप रेयरर कहते हो, वहाँ से डेंसर की तरफ जाएगी तो बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस I लिखा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस R लिखा है। और अगर वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो वो अपने नॉर्मल ट्रैक से अवे बेंड कर जाएगी और R एंगल I से ज़्यादा बड़ा होगा। मैं आपको ये बात कह दूं कि इसको एक्सप्लेन किया जाता है स्नेल्स लॉ से, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है। क्या किया जाता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम कोई भी हो तो आप मान लीजिए कि इंसिडेंस म्यू R लिखा गया है कि इंसिडेंस वाली साइड से आ रही है और वो रिलेटिवली रिफ्रैक्शन वाली साइड की तरफ जा रही है रे ऑफ लाइट। तो इसको वेलोसिटी इन द इंसिडेंस मीडियम, वेलोसिटी इन द रिफ्रैक्शन मीडियम, यानी मैं इसको V1 = V2 लिख देता हूँ, जो कि F × λ1 = F × λ2 है, ध्यान रखें। और इसी को अगर आप मुझे आगे करना हो तो μ2/μ1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको μ1 और 2 लिखा है। यानी आप जो पहले वाला मीडियम है जिसमें से रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रही है उसको आप फर्स्ट लिख लीजिए और दूसरे वाले मीडियम को आप सेकंड लिख लीजिए। क्या क्या चीज़ें नहीं बदलती हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है भाई, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कलर का कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। डेंसर मीडियम में जो वेवलेंथ रहेगी वो लैम्डा रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू रहती है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि वो जो सेकंड मीडियम में रहेगी वो डिवाइडेड बाय म्यू रहेगी। म्यू कौन सा, रेयर म्यू डेंसर वाला, ठीक है। तो स्पीड भी वही है। अगर आप इसको सब कुछ को एयर के साथ कंपेयर करें, स्पीड देखिए रिड्यूस कर जाएगी और स्पीड भी V0/म्यू ही हो जाएगी। जो ओरिजिनल मीडियम की स्पीड है वो डेंसर मीडियम में जाने पर स्पीड रिड्यूस हो जाती है। इन डेंसर मीडियम मैं लिख देता हूं कि डेंसर मीडियम में ये स्पीड रिड्यूस हो जाती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक बेसिक एप्लीकेशन दी गई है स्नेल्स लॉ की।
आपको कहा गया कि भैया एयर से रे ऑफ लाइट आ रही है और आपको रिफ्रैक्शन एंगल बनाना है, वाटर की तरफ जा रही है। देखिए बेटा सिंपल बेसिक रिजल्ट हम कह सकते हैं साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर है जो वो म्यू इंसिडेंस से अदर की तरफ, दूसरे वाला मीडियम की तरफ, तो म्यू अदर बाई यानी कि म्यू वाटर बाई म्यू एयर है और इस म्यू एयर की वैल्यू 1 दी गई है और वाटर की वैल्यू 4/3 दिया गया है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस बात खत्म। साइन ऑफ 37 डिग्री ओवर साइन ऑफ आर की वैल्यू 4/3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन आर की जो वैल्यू है वो 3/4 ऑफ साइन ऑफ 37 है। हम जानते हैं साइन ऑफ 37 की वैल्यू 3/5 होती है आई थिंक, राइट, और ये 3/4 आ गया, तो भैया ये कितना आ गया 9/20। तो साइन आर की वैल्यू आपको मिल गई, जिससे कि आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली आप दूसरी क्वेश्चन देखिए कि स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एयर के अंदर इतनी है, स्पीड ग्लास के अंदर पता कीजिए। तो मैंने पहले ही कहा कि ग्लास के अंदर जो स्पीड है, एयर वाली स्पीड को आप म्यू से डिवाइड कर दीजिए, बड़ा आसान है, सीधी सी बात। एयर की स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ है भाई लोगों, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 3/2 है, तो ये कितनी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए बहुत आसान, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। हमें कहा गया कि एक मीडियम में जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं वो 2000 है और दूसरे मीडियम में नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कितनी होंगी। अब हमें डिस्टेंस है जो सेम माना गया है, डिस्टेंस d1 = d2, यानी n1 λ1 = n2 λ2। अब λ1 और λ1 की जो रेशो है हमें n2 कैलकुलेट करना है, n2/n1 कर दो आप, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी λ1 = λ2। आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा बच्चों, आपको अगर मैं पिछले वाला केस लिखूं तो स्नेल्स लॉ में आपने क्या लिखा था कि फर्स्ट म्यू सेकंड है जो वो λ1 = λ2 है, जिसको मैं μ2/μ1 कहता हूँ। तो ये μ2/μ1 आ गया बच्चों, ठीक। μ2 की वैल्यू कौन सा है, वाटर है, वाटर का मतलब कितना 4/3 और यहाँ पे कितना बेटा ग्लास का 3/2। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास n1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2000 दी गई है ना, तो आप n2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इजी हैं बिल्कुल, पर बेसिक हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब है कि एक मीडियम से ज़्यादा आपको मीडियम्स दिए गए हैं। देखिए पहले एयर है, फिर ग्लास है, फिर वाटर है, फिर माइका है, फिर एयर है। तो आपसे किसी भी जगह पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा कुछ भी पूछा जा सकता है कि वहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना आएगा। बेसिकली हम स्नेल्स लॉ ही यूज़ कर रहे हैं, बेसिक यूज़ ऑफ स्नेल्स लॉ। करें ज़रा, देखिए डिस्कस कैसे होता है। देखिए कैसे है, आपने सबसे पहले क्या लिखा, फर्स्ट मीडियम साइन ऑफ आई, सेकंड मीडियम साइन ऑफ थीटा या यहाँ पे अल्फा है, फिर थर्ड मीडियम साइन ऑफ बीटा आप लिख सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि आप सबसे पहले देखिए साइन ऑफ अल्फा के साथ, फिर आप ये सेकंड मीडियम से आ रही है रे ऑफ लाइट, फिर थर्ड में चलेगी एंड सो ऑन। आप ऐसे लिख सकते हो म्यू nth साइन ऑफ थीटा n, आप ऐसे लिख दीजिए। आप कहेंगे कि आप अल्फा या बीटा या कुछ भी फाइंड आउट कर लो, तो मैं बड़ी आसानी से इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर फाइनल मीडियम और इंसिडेंट मीडियम सेम है, अगर फाइनल मीडियम और इंसिडेंट मीडियम सेम है तो होगा क्या बच्चों कि जो E है वो I के बराबर ही होगी, यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड है जो वो आपस में कैसे चले जाएंगे भैया, वो आपस में पैरेलल चली जाएंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। आप कहोगे सर मुझे बीटा बता दो एक बार, चलिए मैं बीटा बता दूँ। टू फाइंड बीटा,
अब सपोज कर लीजिए एयर यहाँ इंसिडेंस एंगल है मेरे पास 45 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू एयर साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू, बीटा देखिए कहाँ पे है, इस मीडियम में बनता है 4/3 साइन ऑफ बीटा। अब एयर के लिए तो 1 होता है, ये 1/√2 होता है, ये 4/3 होता है, और ये साइन ऑफ बीटा आ गया। तो साइन बीटा की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो 3/4√2 के साथ लिखा गया है। तो बच्चों यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि हम किसी भी जगह का जो रिफ्रैक्शन एंगल है या इंसिडेंस एंगल है वो पता कर सकते हैं किसी भी मीडियम में, अगर हमें शुरुआत वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिलेट करना हो। चलिए थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। आज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपने किया हुआ है, आपको पता है अच्छी तरह से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, कि अगर एक साइड से रे ऑफ लाइट आती है और उसको नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस के बाद रिवर्स कर दिया जाए तो वो रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस करती है, पाथ रिट्रेस करती है आफ्टर गेटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। पर ध्यान रखना है कि कौन सा इंसिडेंस होता है, ये बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस की कहानी है। वैसे जो आपको इसमें रिजल्ट चाहिए होता है वो ये कि अगर ए मीडियम से बी मीडियम की तरफ जाए तो यहाँ पे आप लिखोगे ए से बी की तरफ गई, और यहाँ पे आप कहोगे 1/b म्यू ए के बराबर, ये रिजल्ट रहता है। यानी कि एयर म्यू ग्लास है तो 1/ग्लास म्यू एयर लिखा जा सकता है। इसी में आपको एक और सवाल बनता है कि लेटरल डेविएशन कितनी है अगर वो स्लैब में से पास कर जाए। तो यूँ समझ लो कि अगर ये स्लैब है और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको जाना तो कैसे चाहिए था। चलिए मैं थोड़ा सा दोबारा से फिगर बना देता हूँ, तो इंक्लिनेशन थोड़ी कम रखेंगे इस बार। ये एक स्लैब है मेरे पास, चलिए एक मिनट फिगर ले लेते हैं यहाँ से, ये स्क्वायर बन जाएगा, छोड़ो इसको, हम ऐसे ही लिखते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब आ गया। इस रेक्टेंगुलर स्लैब में हमें एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाने के लिए कहा गया है कि वो इस ढंग से जाती है। तो हम मानते थे कि वो रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी चली जानी चाहिए थी, ठीक। चलिए इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये रे ऑफ लाइट हम मानते हैं कि थोड़ा सा इंक्लाइंड आई हमारे पास, ये यहाँ से डेविएट हुई और फिर उसके बाद इधर सीधी निकल गई। तो हमें ये लेटरल डेविएशन डेल्टा चेक करना होता है। तो डेल्टा की वैल्यू अगर आप देखिए तो ये आपने +2 में किया हुआ है, मैं इसको दोबारा नहीं करा रहा, T/cos r साइन ऑफ i - r से आप लिखते हो। इसको आप +2 में कर चुके हो, इसको मैं दोबारा नहीं करा रहा, हम आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है एपेरेंट डेप्थ और एपेरेंट हाइट वाले केसेस की। अब आपको याद होगा कि एक ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ रियल डेप्थ पे रख दें, ठीक है, तो वो उसका अगर इमेज डायग्राम बनाएं तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो A से I तक का डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, वो एपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। जबकि A से लेके O तक का जो डिस्टेंस है वो रियल डेप्थ है। मैं आपको बता दूं कि जो AI की वैल्यू आती है इसमें वो AO डिवाइडेड बाई म्यू आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो शिफ्ट ऑफ इमेज है, इसको आप शिफ्ट कहते हो, ये रियल में से माइनस कर दो एपेरेंट को, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल है AO माइनस AO बाई म्यू,
तो ये कितना बन गया भैया, ये बन गया टी डेप्थ 1 माइनस 1 बाई म्यू, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी बाई म्यू। ये आपके पास एपरेंट डेप्थ की बात आ गई। यानी अगर आप एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, अगर आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो बच्चों, तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यानी कि वो कम डेप्थ पे नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा? कम डेप्थ पर, ठीक। और अगर मैं एपरेंट हाइट की बात करूं, जैसे कि मैं कहूं कि फिश ने क्या किया है, एक पर्सन है हाइट h का, उसको देखा है, तो अगर इधर से गया तो ये इसको यहाँ पे कहीं h डैश तक नजर आएगा, ये h नॉट है। तो मैं बता दूं कि h डैश की वैल्यू म्यू टाइम्स h नॉट के बराबर आती है। जो एपरेंट हाइट है वो हमेशा लार्ज होती है एपरेंट ओरिजिनल हाइट से। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास जो एपरेंट हाइट है वो ज़्यादा है किससे? ओरिजिनल हाइट से। और इसमें जो शिफ्ट आती है ना बच्चों, वो भी क्लियर है कि डेल्टा की वैल्यू लिखनी है उसमें, वो कितनी है? h डैश इज माइनस एच नॉट, यानी म्यू माइनस 1 इंटू एच नॉट। यहाँ पे एक मीडियम हमेशा मैंने एयर माना है, ठीक है, और दूसरा मीडियम मैंने डेंसर माना है, जिसकी वैल्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू एब्सोल्यूट लिखी गई है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर शिफ्ट ऑफ इमेज हमें रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में देखनी हो तो कैसे देखी जाएगी। देखिए, अगर हमें शिफ्ट ऑफ इमेज देखना है रियल, यानी कि अगर हमने ये स्लैब लगा दिया एक बीच में और ये आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो यहाँ पे d डिस्टेंस पे है, तो इस अगर मैं इधर से देखूंगा, ठीक है बच्चों, तो ये आपको कहाँ नज़र आएगी? I पे नज़र आएगी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ये शुरू से कितने हैं? d डिस्टेंस के ऊपर है यहाँ से, और ये कितना है? t है। तो आप ये मान लीजिए कि t डिस्टेंस की वजह से जो शिफ्ट आई है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास यही केस किसके लिए आ जाए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, यानी इधर से इधर को हमारे पास रेज ऑफ लाइट जा रही हैं और एक्चुअल में ये कहाँ मीट करने वाली थी? यहाँ मीट करने वाली थी। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, पर होगा ये इस बार कि ये शिफ्ट है इमेज, वो इधर को हो जाएगी डेल्टा, और आई यहाँ बनेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि जिस डायरेक्शन में रेज ऑफ लाइट जा रही होती हैं, चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, शिफ्ट ऑफ द इमेज बच्चों उसी डायरेक्शन में होना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट से सोचो, रेज ऑफ लाइट इधर को जा रही है तो शिफ्ट भी उसी डायरेक्शन में हुआ। यहाँ पे भी रेज ऑफ लाइट इसी डायरेक्शन में जा रही है तो शिफ्ट भी उसी डायरेक्शन में हुआ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम आई से इधर को देख रहे थे, ठीक है बेटा। अगर मल्टीपल स्लैब्स का केस आ जाए आपको, तो आपने क्या करना है? टोटल जो एपरेंट डेप्थ है वो टोटल रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू इफेक्टिव से आप लिख सकते हो। यानी कभी भी म्यू इफेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। T1 प्लस T2 प्लस T3, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल डेप्थ के केसेस हैं। और यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एपरेंट डेप्थ जो फर्स्ट स्लैब के लिए T1 बाई म्यू 1 आएगी, यहाँ से T2 बाई म्यू 2 आएगी, एंड सो ऑन करते करते आप आगे तक पहुँच सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको कहा गया है कि ये म्यू इफेक्टिव पता कीजिए, तो आप म्यू इफेक्टिव कैसे पता करेंगे बेटा? इसका म्यू इफेक्टिव देखो मैं लिख देता हूँ। ये एक है 15 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर, ठीक। T1 और T2 आ गया। फिर एक में आप कहोगे 15 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, और दूसरे में आप कहोगे 10 डिवाइडेड बाई 2। तो जो भी म्यू इफेक्टिव आता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। इसमें अभी बर्ड और फिश वाले केसेस रह गए हैं,
तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेसेस है उसको भी कवर अप करेंगे, TIR के केसेस करेंगे, लेंसेज को स्टार्ट करेंगे, या लेंसेज को हो सकता है हम पूरी तरह से कवर अप कर दें। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर कोई भी आपने इस प्रोसेस में जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें आपको कोई डाउट आता है, डिफ़िकल्टी आती है, तो आप दोबारा से लेक्चर देख के मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ऑल द बेस्ट। क्रैश कोर्स सीरीज़ में ये लेक्चर्स इसी ढंग से चलते रहेंगे और आपका कोर्स अब नियरली एंडिंग स्टेज पे पहुंच जाएगा बहुत दिनों के अंदर ही, जल्दी से। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।